तो डियर स्टूडेंट्स, लेटर मुगल पीरियड उत्तरवर्ती मुगल काल के इस तीसरे क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज के क्लास में जो बाकी बचे हुए लेटर मुगल पीरियड के जो शासक हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। अगर समय मिला तो मुगल अभिजात वर्ग या मुगल नोबल क्लास को भी आज के क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उद्देश्य दो टॉपिक को ख़त्म करना है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा चेस्ट रहिए, थोड़ा तेज चलेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपको कोई समस्या होगी तो आप बोलेंगे नहीं, आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी तो आप बीच में इंटरप्ट करके सवालात कर सकते हैं। तो कल के क्लास में हम लोगों ने फर्रुखसियर को देखा था और पाया था कि किस ढंग से अब मुगल सम्राट या राजा निशक्त हो गया था, अनेबल हो गया था गवर्नमेंट चलाने में, और किस प्रकार से जो मुगल नोबल क्लास था उसमें विभिन्न दल जो बन गए थे। इस पीरियड में सैयद बंधु के नेतृत्व में हिंदुस्तानी दल काफ़ी सक्रिय था और किस प्रकार से फर्रुखसियर को बालों से घसीट करके, किस तरह से उसे अंधा करके और गला घोट करके उसकी हत्या कर दी। 1719 तक ये साबित हो चुका था, ये प्रूफ हो चुका था कि अब मुगल सम्राट के पास कोई शक्ति नहीं रह गई है। जो भी शक्ति है वो मुगल अमीर वर्ग, मुगल नोबल क्लास के पास है और उसका प्रतिनिधित्व जो है सैयद बंधु, दो भाई थे, वो कर रहे थे। तो जैसे ही हत्या की तो हमने आपको बताया था कि जहांदार शाह, अजीमुश शाह और रफीउज शाह और जहान शाह, ये चार बेटे थे किसके? बहादुर शाह प्रथम के। उसमें से ये दोनों यानी रफीउज दरजात और रफीउज शान के पिता का जो नाम था, जो इनके पिता थे, उसका नाम रफीउज शान था। ये कल हम आपको रफीउज शान लिखवाए थे, नहीं, इसको रफीउज दौला कीजिए। इसको जो है रफीउज दौला, ठीक है। तो रफीउज शान के ये दोनों बेटे थे, यानी बहादुर शाह प्रथम के तीसरे पुत्र के ये दो पुत्र थे। और सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को हत्या करने के बाद सबसे पहले रफीउज दरजात को गद्दी पर बैठाया और इसे 28 फरवरी से लेकर के 4 मई तक ही गद्दी पर रहा। और इसकी विशेषता यह है कि सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला यह मुगल शासक था। सबसे कम पीरियड तक, और पीरियड इसका था मात्र 3 माह, 3 मंथ और 4 दिन। ये व्यसनी था और विलासिता का, और इसी व्यसनी के कारण, इसी विलासिता के कारण इसे यक्ष्मा हो गया। यक्ष्मा का मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, और इस टीबी के कारण ही, ट्यूबरकुलोसिस के कारण ही इसकी मृत्यु होती है। बस इतनी छोटी सी बात आपको इसके बारे में जाननी है। क्लियर? विलासिता का मतलब कि औरतों से अवैध संबंध, काम शास्त्र अधिक करना, जिसके वजह से शारीरिक अशक्तता आ गई और उसको यक्ष्मा, जो यक्ष्मा यानी ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है। देखिए, सवाल कीजिए तो आप हंसा उसा मत कीजिए। टीचर के पास बहुत सारे अधिकार हैं, आप हमसे सारी चीज़ पूछिएगा, अपने अब्बा अम्मा से नहीं पूछिएगा।
इसको दिमाग में रखिए। ठीक है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ा रुक करके हमको बताने दीजिए जो क्वेश्चन रेज किया। अति विलासता, विलासता भी जीवन का एक अंग है, वो भी अनिवार्य पहलू है। उससे किसी विलासता का सेंस क्या है, आप बड़े हो गए हैं, अच्छे से समझते हैं। हाँ, लग्जरी, हम जिस विलासता की बात बोल रहे हैं तो क्लास में पर्दे में उसी ढंग से बात की जाती है, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो उसका एक सीमा है, उस सीमा से अधिक अगर करते हैं आप तो रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होती है। क्या होती है? जो शरीर के अंदर लड़ने की सलाहियत है उसमें डिफिशियंसी आती है, कमी आती है। और कमी कैसे आती है? तो WBC आपका जो है वीक हो जाता है। WBC की संख्या जो है 7 से लेकर के 8000 के बीच में होती है, टेक्निकली बात बता रहा हूं। और जैसे ही आप भोग विलास या न्यूट्रिएंट डाइट का कम लेना या ज़्यादा थकाव वाला काम करना, तो उस तरीके से जो है वो आपका WBC बढ़ना शुरू होता है। तो WBC आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अगर 12000 तक पहुंच जाए तो कोई इन्फेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, वो ट्यूबरकुलोसिस आपको हो गया। और दूसरे को ट्यूबरकुलोसिस है और आप उसके संपर्क में आ रहे हैं तो भी होता है ट्यूबरकुलोसिस। तो ये दो तरीके हैं उसके। तो जब बादशाह बनाइए, देखिए सवाल ऐसा कीजिए ना कि क्लास हैम्पर नहीं, सब कोई बात नहीं, इसको बाईपास कर दिया कीजिए। इससे पिता थे, हाँ हाँ दोनों थे, ठीक है। हमने ऐसे एरो करके किया तो उसका अर्थ यही है, आप भी वैसे ही कीजिए ताकि घर में जाकर के इसको एलोबरेट कर लीजिए। तो जिन्विन क्वेश्चन से वो कीजिए, थोड़ा क्लास स्पीड चलने दीजिए। जो आपको लगे कि नहीं ये टॉपिक से रिलेटेड है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, उसको। हाँ बोलिए, बढ़े आगे। अच्छा, ये फरवरी हम लिख दिए। तो ये जून हो जाएगा, तब ना 3 महीना होगा। ठीक है, वो देखिए डेट पे मत जाइए, वो सब होता रहता है। नहीं, इसी समय 4 जुलाई को हुई थी, वो गद्दी पर बैठा था, इसका शासन काल है। हाँ, रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला उसी के बेटे थे। नहीं, गलत था वो, रफीउद्दौला एक्चुअली में नाम है। कल अगर बताया होंगे, एक क्वेश्चन और कल गलत बताया है, वो थोड़ी देर बाद हम बताते हैं। वो जब वो टॉपिक आएगा तो हम वहाँ बताएंगे। जो 2 शासक पटना में राज्याभिषेक था ना, उसमें आलमगीर द्वितीय नहीं है, शाह आलम द्वितीय। तो स्लिप टंग कर गया था, लोड रहता है सर पे, तो उसकी वजह से जो है वो पिछले वाले बादशाह को बोल दिया। 2 का पटना में राज्याभिषेक हुआ था, उसमें एक फर्रुखसियर था, दूसरा हमने आलमगीर द्वितीय बता दिया था, वो नहीं था। उसके बाद वाला शासक शाह आलम द्वितीय था। क्लियर? अब देखिए, ये जो दूसरा शासक था, उसने 6 जुलाई से लेकर के 17 सितंबर तक इसने शासन किया। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अफीम का व्यसनी था, बहुत ज्यादा अफीम खाता था। व्यसनी का मतलब आदि। और इस
जिसके कारण इसे पेचिस की बीमारी हो गई, यानी डिसेंट्री की, और उसके वजह से इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये दूसरा मुगल शासक जो सबसे कम अवधि का था। तो बस यही इतनी सारी दो चार बातें इसमें जाननी है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे इसके बारे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ नाम अगर लिख देते हैं इसका कि फर्रुखसियर के बाद अल्प अवधि के लिए 3 और 4 महीने के लिए सैयद बंधुओं ने रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला को बारी बारी से शासक बनाया और दोनों बीमारी के कारण मारे गए, तो इतना भी काफ़ी है। हम क्लास के कंटिन्यूटी के लिए आपको ये बात बता दे रहे हैं इतना। और एक घटना और है कि इसमें रफ़ीउद्दौला के शासनकाल में कि अजीत सिंह की बेटी से शादी किया था फर्रुखसियर ने, तो जब वो मर गया तो विधवा हो गई वो, तो उसको अजीत सिंह इसी के शासनकाल में, रफ़ीउद्दौला के शासनकाल में, फिर अपने घर मारवाड़ लेके चला गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछ देता है कि मारवाड़ के अजीत सिंह ने अपनी बेटी को किसके शासनकाल में मारवाड़ वापस ले गया, तो वो समय था रफ़ीउद्दौला का। अब देखिए अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हो रहा है वो है आपका मोहम्मद शाह। ये छठा शासक है। आप पूर्व से ही जानते हैं कि मोहम्मद शाह ने 1722 ईस्वी से लेकर करके 1748 ईस्वी तक 48 एडी तक इसने शासन किया। जहां तक मोहम्मद शाह का प्रश्न है तो ये बहादुर शाह का जो अंतिम बेटा था, जिसका नाम जहान शाह था, ठीक है, जो आपको वहां पर बहादुर शाह का 4 बेटों का नाम याद करवाए थे, उसका यूज ये अंतिम बार हो रहा है। और इस जहान शाह का बेटा था जिसका नाम था रोशन अख्तर। क्या नाम था? रोशन अख्तर। और इसी रोशन अख्तर को, यानी जहान शाह के बेटे रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने, सैयद ब्रदर्स ने मोहम्मद शाह के नाम से राज्याभिषेक कराया। इसका अर्थ क्या हुआ कि रोशन अख्तर उसका ओरिजिनल नाम था और राज्याभिषेक जो कराया गया वो किस नाम से कराया गया? तो मोहम्मद शाह के नाम से। जिस समय ये गद्दी पर बैठा था मोहम्मद शाह, उस समय इसकी आयु मात्र 22 वर्ष थी। कितना? इसकी भी आदत ठीक नहीं थी और जो इसकी प्रेमिका और पत्नी थी, प्रेमिका भी थी प्लस पत्नी भी थी, जिसका नाम था रहमतुन निशा। और साथ ही साथ एक हिजड़ा था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, जो इसके पत्नी का जो है वो बॉयफ्रेंड था। तो ये दोनों से घिरा रहता था। ये दोनों व्यक्ति जो थे वो मोहम्मद शाह पर प्रभावी थे और इसके वजह से, इस प्रभाव के वजह से मोहम्मद शाह दरबार में रंगरेलियां मनाता रहता था। शासन कार्यों से उसको कोई मतलब नहीं था। अपनी पत्नी
और हिजड़े के माध्यम से जो है रंगरेलिया मनाता था। इसी कारण से उसके इसी प्रवृत्ति के कारण उसका उपनाम पड़ गया मोहम्मद शाह का, मोहम्मद शाह रंगीला। तो रंगीला इसकी उपाधि दरबारियों के द्वारा दिया गया था, चूंकि वो भी एक व्यसनी शासक था। ठीक है, तो ये तो हमने उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें बता दी। पीरियड काफी लंबा है और इसके शासनकाल में बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं घटी और उन सभी राजनीतिक घटनाओं को आपको जानना चाहिए। हम बारी बारी से सभी राजनीतिक घटनाओं का विवरण देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो राजनीतिक घटना उसके पीरियड में था, यानी पॉलिटिकल इवेंट्स कौन कौन घटी इसके पीरियड में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो था वो सैयद बंधुओं का अंत। जो सैयद बंधु नृप निर्माता थे वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में अंत हो गया। और अंत कैसे हुआ इसका पूरा विवरण लिख दे कि हम बोल रहे हैं तो लिख लीजिएगा। बोलिए आप लोग, जैसे बोर्ड पर जगह कम, चलिए लिख देते हैं, उसी की बात नहीं है, काहे के लिए, इसको फिर ऊपर ऊपर हो जाता है ना, इसको ऊपर करते चले जाएंगे, लिख लेंगे, घबराई नहीं, लिख देते हैं जी। तो हम कह रहे थे कि सैयद बंधु का अंत हुआ। सैयद बंधु का अंत कैसे हुआ? तो सैयद बंधु के अंत के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो कारक है दरबारी षड्यंत्र। दरबारी षड्यंत्र में जो लोग शामिल थे उसमें निजामुल मुल्क चिनकिल्च खां, जो तुरानी दल का सदस्य था, इसी का साथी था जिसका नाम था अमीन खां, ये भी तुरानी दल का सदस्य था। यहां पर याद रखिए कि सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल का था, तो गुटबाजी के कारण जो तुरानी दल था वो सैयद बंधुओं के खिलाफ हो गया था। उसके बाद राजमाता, वो खिलाफ हो गई थी। इसके अलावा मोहम्मद शाह खुद चाहता था कि हम उसके चंगुल में नहीं रहें, तो इन लोगों का, इन व्यक्तियों का एक गुट बन गया और इन व्यक्तियों ने हैदर खां को जो है वो उत्तरदायित्व सौंपा हत्या करने की। हैदर खां एक दरबारी था मुगलों का, उसको उत्तरदायित्व सौंपा कि तुम जो है सैयद बंधुओं का अंत कर दो। तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको फर्रुख सियर के दौर में ही पढ़ा चुके हैं कि जो छोटा भाई था हुसैन अली खां, उसको दक्कन की सूबेदारी दे दी गई थी और अमीन खां से जब झगड़ा हुआ था इस मुद्दे पे, तो राजमाता ने हस्तक्षेप करके यह फैसला कराया कि तुम दोनों आपस में झगड़ रहे हो, यानी सैयद बंधु और अमीन खानी तुरानी दल, तो मीर जुमला के साथ झगड़ा हुआ था। तो मीर जुमला को बोला कि तुम पटना चले जाओ, तुमको वहां की जिम्मेदारी देते हैं, और हुसैन अली खां जो है उसको बोला कि तुम दक्कन चले जाओ। तो इस तरीके से जो छोटा भाई था वो फर्रुख सियर के समय से ही दक्कन की सूबेदारी संभाल रहा था और फर्रुख सियर को समाप्त करने में उसने शाहू की मदद ली थी दक्कन में, उसके साथ समझौता कर लिया था, ये पूर्व में पढ़ा चुके हैं। तो
अभी दरबार में सिर्फ बड़ा भाई था हसन अब्दुल्ला खां। तो हैदर खां ने किया ये क्या, ये तो छोटा दरबारी था, कि जो हसन अब्दुल्ला खां था ये बड़ा भाई था, तो हसन अब्दुल्ला खां को एक याचिका दिया पढ़ने के लिए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के लिए, कि लीजिए हुजूर ये याचिका है। वो समझ नहीं पाया, वो अपना सर जो है झुका करके उस याचिका को पढ़ रहा है, और इसी बीच में हैदर खां ने उस पर कटार से हमला कर दिया। वो कटार लेकर के गया हुआ था और इस कटार से इसकी यानी हसन अब्दुल्ला खां की हत्या कर दी। यानी बड़ा जो भाई था वो 1720 में ही, ये जैसे ही बैठा था गद्दी पे, उसके फौरन ही जो है सैयद बंधु में से एक भाई की हत्या इसने कर दी। बात समझ में आई? अब रहा दूसरा भाई। तो जहां तक दूसरा भाई का प्रश्न है, यानी हुसैन अली शाह, तो ये दक्कन में था और वहां से ये अपने भाई का बदला लेने के लिए अपनी सेना सहित आया, परंतु इसको भी पराजित करने के लिए ये जो दरबारी षड्यंत्र के जो गुट थे वो पहले ही से ही सेना तैयार रखे हुए थे, और हुसैन अली शाह के सेना का जो है वो दरबारी 70,000 सैनिकों ने क्या किया, तो पराजित कर दिया, यानी हरा दिया इसको। किसको? हुसैन अली के सेना। और इस पराजय के बाद इस हुसैन अली खां को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद 2 वर्षों के बाद 1722 ईस्वी में जहर देकर इसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार 1720 से लेके 22 तक जो निर्माता कहे जाते थे दिल्ली सल्तनत मुगल काल का, उनका अंत हुआ। इनका उदय 1713 ईस्वी से माना जाता है और 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं का अंत हो गया। तो ये एक पूरा सेक्शन है और अलग से क्वेश्चन आता है, तो जब खत्म हो जाएगा तो फिर उसको एक एज ए क्वेश्चंस के रूप में, एज ए टॉपिक के रूप में हम आज ही की क्लास में कोशिश करें कि पढ़ाएं। ठीक है, समय मिलेगा तब, और नहीं मिलेगा तो फिर अगले सप्ताह जब क्लास शुरू होगा तब। ये पहली, अच्छा सॉरी, चलिए हो गया ये। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो घटना थी, हाँ क्या चीज? तो आगे आइए ना, आगे आ जाइए, कुछ नजदीकियां रखा कीजिए। इतने फासले रखिएगा तो कैसे समझ में आएगा? हाँ बोलिए, अब बोलिए, फिर से समझा दें। मोहम्मद शाह पूरा समझ में नहीं आया तो तुम भी आगे आ जाओ। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए सीट्स आपको सूट नहीं कर रहा है इसका मतलब। तो मोहम्मद शाह में जो बातें हमने बताई आपको कि ये जहान शाह का बेटा था, जो बहादुर शाह प्रथम का सबसे छोटा लड़का था जहान शाह। उसका बेटा था रोशन अख्तर। उसी रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठाया, राज्याभिषेक कराया। चूंकि उसका राज्याभिषेक मोहम्मद शाह के नाम से हुआ, इसीलिए इतिहास में उसे रोशन अख्तर नहीं कहा जाता है, मोहम्मद शाह कहा जाता है। क्लियर?
ये विलासी प्रवृत्ति का बादशाह था। इसके बाद जितने बादशाह है सभी विलासी प्रवृत्ति के हैं, लेकिन कुछ ज्यादा होते थे। तो ये कुछ ज्यादा था, अपनी पत्नी रहमतुन्निसा और उसका जो यार था हिजड़ा, एक कामगार नहीं, नाम नहीं था, नाम हम बोल रहे हैं। हिजड़ा मैंने समझते हैं ना क्या है, थर्ड जेंडर। तो थर्ड जेंडर का था। यहाँ पर हम बताते नहीं, हंसिए नहीं, पूरे दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगलों तक, या इन्हें क्यों कहें, राजतंत्र में हिजड़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आपको सुनकर ताजुब होगा कि महल के जो हरम होते थे, जहां रानियां रहती थी, उसका सुरक्षा हिजड़ों की फौज करती थी। और ऐसा किस लिए कि इससे इसके दो उद्देश्य थे। एक कि रानी की पवित्रता बनी रहती थी, यानी उससे आक्रमण का कोई स्त्री पर खतरा नहीं रहता था। और दूसरा ये कि चूंकि इसकी एनर्जी लॉस नहीं होती थी, इसलिए हिजड़े मर्दों के तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होते थे। एक तीसरा पक्ष भी इनका था कि चूंकि इनका कोई औलाद नहीं होता था, कोई वंश नहीं होता था, इसलिए ये ज्यादा स्वामी भक्त होते थे। आज भी हिजड़ों से अगर आपका ताल्लुकात हो जाए तो जितना उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उतना मर्दों पे या औरतों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इन गुणों के कारण चाहे प्राचीन काल हो चाहे मध्यकाल हो, दरबार में हिजड़ों की बहुत इंपॉर्टेंस रहा है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से। एक बात देखिए, वैसे कीजिएगा तो फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे। बी सीरियस, ठीक है। हर तरह का टॉपिक आता है, हमको हर तरह की बातें बतानी है आपको। एक टर्मिनोलॉजी है, जब बात छिड़ गई है तो फिर दूर तक जाना चाहिए। और उस टर्मिनोलॉजी का को बोला जाता है माबूर। यहां से दिखाई पड़ेगा। इस वर्ड को जानने के लिए ये जो वर्ड मैंने लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आ जाता तब तो इसका जवाब कभी नहीं लिखते। और सिर्फ इस एक वर्ड को पढ़ने के लिए सैयद अतहर अली का इतना मोटा बुक हम पढ़े हैं, तो उसमें ये वर्ड और बाकी किसी किताब में नहीं। और इसका बहुत पाइवटल रोल है इस वर्ड का। आपने दिल्ली सल्तनत में एक शासक का नाम सुने हुए, खिलजी डायनेस्टी में, अलाउद्दीन खिलजी का। आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी को पूरा जीवन अपनी पत्नी से कभी नहीं बना, और जो जलालुद्दीन खिलजी था वो जलालुद्दीन खिलजी इसका चचा था, और अपनी बेटी से उसने अलाउद्दीन खिलजी का विवाह किया था। इसी से समझ जाइए कि इसकी पत्नी कितने ऊंचे खानदान की थी। तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा उसकी पत्नी का उस पर प्रभाव रहता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपनी पत्नी से कोई मतलब नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी को मतलब किससे था? तो मलिक काफूर से। मलिक काफूर कौन था ये आप जानते हैं? गिफ्ट में नहीं मिला था सर, वो गुजरात के बाजार में नमक बेचा करता था। भार्गव जाति का, हमको बोलने दीजिए, ठीक है, जानते हैं आप, लेकिन सीक्वेंस में सुन लीजिए बात। तो भार्गव जाति का वो ब्राह्मण था और वो भी हिजड़ा था, और इतना सुंदर था कि उसके सामने स्त्री की सुंदरता फीकी थी। तो जब जफर खां ने उसको, एक जफर खां अपने सुल्तान के नेचर से वाकिफ था। ये अतहर अली लिखते हैं कि जफर खां सुल्तान के नेचर से वाकिफ था, इसलिए उसको फौरन खरीद लिया 1000 में, और इसीलिए दरबार में 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था वो।
और जब मलिक काफूर के समक्ष पेश किया गया तो बड़ी घनिष्ठता उससे हो गई। और आपको सुनकर ताजुब होगा कि पूरा दक्कन अभियान मलिक काफूर ने किया, 4 रियासतों को जीता और उससे टैक्स वसूल किया। उसकी ताकत का ये अंदाजा था और पूरी तरीके से स्वामी भक्त रहा। यहां तक कि जब अलाउद्दीन का अंतिम समय आया था तो उसे बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया था जिसको उसने लीक आउट नहीं किया। इतिहासकार कहते हैं कि उस समय का ये एड्स था। अथर अली इसको इंडिकेट करते हैं आधुनिक काल में। और 35 दिनों तक उसकी मृत्यु के बाद मलिक काफूर सुल्तान रहा और तब जाकर करके उसका जो अगला शासक था शिहाबुद्दीन उमर, उसने तुर्कों को इकट्ठा करके इसकी हत्या की मलिक काफूर की। तब जो है वो ये इसके बाद का जो खिलजी में जो शासक है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, वो भी माबूरियत से ग्रस्त था। तो कहने का अर्थ है कि माबूर का मतलब होता है हिजड़ा, और हिजड़ा का दिल्ली सल्तनत और मुगलों दोनों के दौर में बहुमुखी उपयोग हुआ है इसका। तो मेरे बताने का उद्देश्य था कि ये वर्ड आप हमेशा के लिए याद रखें कि माबूर का मतलब क्या होता है, हिजड़ा। बात समझ में आ गई? इसको अरबी में माबूर कहते हैं। अब आइए टॉपिक में। तो इस तरीके से ये रंगरेलियां दरबार में मना रहा था और रंगरेलिया के कारण ही इसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। यहाँ तो समझ गए, उसका इंट्रो तो समझ गए जीवन का। अब राजनीतिक घटना पर हम आए इस टॉपिक पे। तो इसमें हमने बताया कि पहला घटना जो है वो ये कि सैयद बंधु का अंत हुआ। सैयद बंधु का अंत इसलिए हुआ कि सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल के सदस्य थे और दरबार में और भी दल था जिसमें इस पीरियड में यानी 1719-20 में तुरानी दल काफी शक्तिशाली था। और तुरानी दल का नेता कौन था? तो निजामुल मुल्क चिनकिल्च खां और अमीन खां। साथ ही साथ जो राजमाता थी वो भी नाखुश रहने लगी थी सैयद बंधुओं से, और जिसे सुल्तान बनाया था मोहम्मद शाह, वो भी नाखुश था। उसकी नाखुशी का, उसकी अप्रसन्नता का कारण ये था कि सैयद बंधु उसके रंगरेलियों में हस्तक्षेप करते थे। उनका था कि आप सही से शासन कीजिए। तो हर के अपने अपने हित थे और ये चारों लोगों ने, यानी निजामुल मुल्क ने, अमीन खां ने, राजमाता ने, मोहम्मद शाह ने एक गुट का निर्माण कर लिया। किसके विरुद्ध? सैयद बंधुओं के विरुद्ध। और एक दरबारी को सेट किया जिसका नाम क्या था? तो हैदर खां, कि तुम्हारा काम है कि इसका मर्डर कर देना। चूंकि एक भाई अभी भी बताया मैंने आपको कि जो छोटा भाई था हुसैन अली खां, वो दक्कन की सूबेदारी फर्रुख सियर के समय से ही संभाल रहा था। तो हसन अली खां दरबार में अकेला था। तो ऐसी परिस्थिति में हैदर खां ने हसन अब्दुल्ला खां को जो है वो एक याचिका दी देखने के लिए, एक डॉक्यूमेंट्स दिया कि इस पर साइन कीजिए। और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था वो, वैसे ही कटार से हसन अब्दुल्ला खां की हत्या कर दी। जब ये सूचना मिला हुसैन अली खां को जो दक्कन में था, तो एक उसके पास जो सेना थी वो सेना लेके चला, लेकिन दरबारी षड्यंत्र के कारण उसे 70,000 सम्राट की सेना का सामना करना पड़ा। और इस सेना से वो मुकाबला नहीं कर सका हुसैन अली खां और गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उसको कारागार यानी जेल में रखा गया और 1722 ईस्वी में जहर दे करके उसकी हत्या कर दी गई। तो ये पूरी कहानी है सैयद बंधुओं के अंत का। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक है? 1722, ये 1720 लिखा हुआ है यहां सर, 1720 नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो लग रहा है ठीक है। अब देखिए दूसरी घटना जो है जिस पर हम आना चाहते हैं वो है कि विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। यानी इसको हम अगर राजनीतिक घटना में हेडिंग देना चाहें तो हेडिंग आप दे सकते हैं
मुगल साम्राज्य का विघटन, डिसइंटीग्रेशंस ऑफ मुगल एम्पायर। कैसे? तो अभी तक यानी फर्रुख सियर तक मुख्य रूप से मानिए कि मुगल साम्राज्य जो औरंगजेब के समय का जो एरियाज था वो इंटैक्ट था, उसमें कमी नहीं आई थी। सत्ता कमजोर हुई थी, ये कोई दो बात नहीं है, लेकिन मोहम्मद शाह के समय में बाज़ाब्ते तौर पे मुगल साम्राज्य से उसके टुकड़े उससे अलग होने शुरू हुए और फिर वो सिकुड़ता चला गया। यानी डिसइंटीग्रेशंस ऑफ मुगल एम्पायर जिस मुगल किंग के दौर में शुरू हुआ, वो मुगल किंग कौन था? बोलिए ना, मोहम्मद शाह। इतना भी नहीं बोल सकती हैं? कहाँ हैं? हुंकारी भरा कीजिए, कहानी सुन रहे तो हुंकारी भरना ना चाहिए। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही मुगलों का डिसइंटीग्रेशन यानी मुगल साम्राज्य का विघटन होना शुरू हुआ। विघटन का इंग्लिश होगा डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे हुआ। तो पहला जो डिसइंटीग्रेशन हो करके अलग हुआ वो था हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत बहुत छोटी मोटी रियासत मत समझिए, इसको बनाने वाला निजामुल मुल्क चिनकिल्ज खां था। निजामुल मुल्क चिनकिल्ज खां था। ये तुरानी दल का सदस्य था और इसने हैदराबाद रियासत की स्थापना 1724 ईस्वी में एक युद्ध होता है, सकूर खेड़ा का युद्ध। सकूर खेड़ा का युद्ध, इसमें मुगल प्रांतपति था जिसका नाम था मुबारिज खां। मुबारिज खां। तो इतना सा डेटा आपको याद रखना है, पूरा घटनाक्रम हम बता रहे हैं आपको कि जो निजामुल मुल्क चिनकिल्ज खां था ये वास्तव में तुरानी दल का नेता था और औरंगजेब कालीन सामंत था। ये औरंगजेब कालीन मनसबदार था और काफी अनुशासन प्रिय था और शक्तिशाली भी था। तो जब मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं का पतन निजामुल मुल्क चिनकिल्ज खां के सहयोग से करवाया, तो निजामुल मुल्क चिनकिल्ज खां को उसी समय 1722 ईस्वी में उसे मुगल साम्राज्य का वजीर बना दिया था, यानी प्रधानमंत्री, जो सबसे सर्वोच्च पद था। लेकिन दरबार का षड्यंत्र इतने उफान पे था, इतने पीक पर था कि अनुशासन प्रिय होने के कारण इसे ठीक नहीं लगा और ये उसी समय भाप गया था कि ये मुगल साम्राज्य कभी सुधरेगा नहीं और इसके साथ हम रहेंगे तो हमारी भी अवनति हो जाएगी, हम भी मुगलों के पतन में के इतिहास लिखने में शामिल हो जाएंगे। और ये काफी योग था, तो इसने 1723 ईस्वी में बिना सम्राट मोहम्मद शाह को बताए हुए ये दक्कन भाग गया और दक्कन भाग करके 1724 ईस्वी में सकूर खेड़ा का युद्ध लड़ा। चूंकि वहां का प्रांतपति जो था वो मुबारिज खां मुगल सूबेदार था, तो मुगल सूबेदार से लड़ कौन रहा है? तो मुगल वजीर। और उसको पराजित करने के बाद 6 सूबे थे उसके अधीन और वो सभी का सभी अधिपति बन गया और उसी समय अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी निजामुल मुल्क चिनकिल्ज खां कि हम अब जो है हैदराबाद रियासत के निजाम हैं।
अब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इसका जा कर करके सामना करता और उसको दंड देता। तो उसने क्या किया कि उसके शासन को और मान्यता दे दी कि हाँ ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि तुम जो है वो दक्कन के निजाम हो, और बजाबता आसफ जा की उपाधि भी दे दी। तो आसफ जा की उपाधि जो निजामुल मुल्क को मिली वो किसी दूसरे के द्वारा नहीं मिली, बल्कि मुगल बादशाह के द्वारा मिली। और ये उपाधि इस बात का प्रमाण था कि उसके सत्ता को मुगल केंद्रीय सत्ता के द्वारा मान्यता दे दिया गया। तो ये पहला राज अलग हुआ 1722 ईस्वी में, समझ गए? तो गालबन आप इसी ढंग से चाहते हैं कि पढ़ावें, माने स्पीड यही रहे। ये नहीं ना पार हुआ, वो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे थे इसलिए आपको ये हो। हाँ 1722 1724 में। हाँ सर, 24 लिखे हुए हैं। युद्ध, हाँ तो युद्ध सकूरखेड़ा का युद्ध लड़ा। मुबारिज खां वहां का प्रांतपति था, युद्ध किया, हरा दिया और कब्जा कर लिया। अपने कॉपी पे आप ये सब डिटेल्स लिखते रहिए धीरे धीरे, ठीक है? बोर्ड पर जगह कम रहती है, तो जो आपके अनुसार कि आप कैसे होमवर्क बना करके लाएंगे, ये आप अपने अनुसार अपने नोटबुक पर लिखिए। साहब ने कह दिया कि थोड़ा स्पीड मत चलिए, तो हम स्लो चल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो आप हमसे शिकायत ना करेंगे कि छूट रहा है, ठीक है? जो भी आपको नहीं समझ में आता है क्लास में ही आप उसको पुट आउट कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है? अब देखिए बढ़ाते हैं ऊपर, क्या स्थिति है। हाँ बढ़ गया, वेरी गुड, हो गया। अब इस खंड को हम यहां लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। तो ये तो हुआ, हमने हेडिंग क्या दिया था इसका कि डिक्लाइन डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। उसमें पहला स्टेट मैंने आपको बताया कि किस ढंग से निजाम बना। कोई कंफ्यूजन नहीं है साहब इसमें, एकदम दिमाग में। अब दूसरा जो स्टेट बन रहा है वो बंगाल का बन रहा है, ठीक है? कहां बन रहा है? बंगाल का पृथक्करण। सबकी कहानी अलग अलग है, यानी इसका इंग्लिश आप लोग लिखेंगे सेपरेशन ऑफ बंगाल। हाँ, अब ये कैसे हुआ? यहां एक व्यक्ति का नाम आपको मिलेगा जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। मुर्शिद कुली खां दक्कन का एक ब्राह्मण था, और औरंगजेब जब बीजापुर गोलकुंडा को जीतने का प्रयत्न कर रहा था तो ये गोलकुंडा का रहने वाला था, यानी गोलकुंडा का अर्थ आज का हैदराबाद। और औरंगजेब के साथ ये मिल गया और गोलकुंडा के सुल्तान के खिलाफ इसने औरंगजेब का साथ दिया था। गोलकुंडा का सुल्तान कुली कुतुब शाह था, और उसके पीछे कारण ये था कि ये जो ब्राह्मण था, उस समय उसका नाम हमको याद नहीं है, बाद में मुसलमान बन के मुर्शिद कुली खां के नाम से जाना गया। तो उस समय तक ये ब्राह्मण ही था। इसको सबसे बड़ी कुली कुतुब शाह से शिकायत इस बात की थी कि वो एक शासक के रूप में वहां के किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा था, जिससे वहां किसान आत्महत्या कर रहे थे और एक जगह से दूसरी जगह का पलायन हो रहा था। तो इस शर्त पे उसने औरंगजेब का साथ दिया था, उसको सफलता मिली थी औरंगजेब को,
और इस कारण मुर्शिद कुली खां को वहां के वित्त व्यवस्था या राजस्व व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा दिया गया। तो ये वहां रह करके जो है वो पूरे गोलकुंडा और बीजापुर के किसानों को मुगल भू राजस्व से लाभान्वित किया। जैसे उत्तर भारत में शेरशाह की व्यवस्था मुगलों ने लागू की थी, तो दक्कन का शेरशाह जो था वो मुर्शिद कुली खां था, और इसके वजह से वहां मुगल अस्थायित्व प्राप्त कर सके। तो जब अस्थायी हो गया शासन वहां, तो काफी निकट आ गया औरंगजेब के, और औरंगजेब के पीरियड में ही मुर्शिद कुली खां को 1700 ईस्वी में कितना 1700 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया गया। तो उस समय मुगल वंश जो था शक्तिशाली था। जब बंगाल का सूबेदार ये बन गया तो यहां भी वही काम किया जो उसने दक्कन में किया था, कि यहां भूमि के क्षेत्र में उसने किसानों का उत्थान करना जब शुरू किया तो 3 पूर्व के जमींदारों ने विद्रोह कर दिया। उन तीनों विद्रोह को इसने दबाया और बंगाल में किसानों को बहुत राहत दी। और उस समय जितने भी रियासत 22 थे मुगलों की, उसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगल दरबार षड्यंत्रों का शिकार होना शुरू हुआ, तो व्यवहारिक रूप से ये स्वतंत्र हो गया। डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद व्यवहारिक रूप से ये औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। इसी समय से ये एक प्रकार से स्वतंत्र शासक की भूमिका निभाने लगा। और जब मुर्शिद कुली खां की 1717 में मृत्यु हो गई, कब? 1717 में इसकी मृत्यु होती है। जब मुर्शिद कुली खां की 1717 ईस्वी मृत्यु होती है, तो उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी था उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यानी मुर्शिद कुली खां का जो उत्तराधिकारी था, इसके मृत्यु के बाद उसने क्या किया? स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। स्वतंत्रता की घोषणा का मतलब क्या होता है? कि उसने जो टैक्स कलेक्ट कर रहा था वो टैक्स भेजना जो है बंद कर दिया। यही स्वतंत्रता की घोषणा थी। तो इस प्रकार से बंगाल का भी जो पृथक्करण मुगल साम्राज्य से हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, वो मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में होता है। ठीक है। अब एक दूसरा जो था, शुजाउद्दीन खां। शुजाउद्दीन खां के बाद सरफराज खां बना था, और सरफराज खां को ही पराजित करके फिर अलीवर्दी खां बना था। यह सीक्वेंस था। मुर्शिद कुली खां, उसके बाद 1717 से लेकर 1739 तक शुजाउद्दीन खां, और 1739 में ही 6 महीने के लिए सरफराज खां बना। और सरफराज खां को घिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने पराजित कर दिया। उस समय अलीवर्दी खां पटना का दीवान था। पराजित कर दिया। इस पराजित करने में टेकारी नरेश ने अलीवर्दी खां की बहुत मदद की थी, जो यहाँ के लोकल जमींदार थे। क्योंकि टेकारी नरेश की जो पारिवारिक संबंध था वो हथुआ नरेश से था, जो जिसका पटना था। तो ये दोनों की सम्मिलित शक्ति काफी मजबूत थी उस समय।
तो अलीवर्दी खां को पटना में रहने की वजह से इन भूमिहारों से बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए थे और इसलिए सरफराज खां के विरुद्ध जब उसने विद्रोह किया अलीवर्दी खां ने, तो टेकारी रियासत और हथुआ रियासत ने अलीवर्दी खां का साथ दिया था और उसमें वो विजय रहा था और तब वो बंगाल का नवाब बना। तो बंगाल अलग रियासत अलीवर्दी खां के समय में नहीं हुआ है। बंगाल एज ए रियासत आप अगर मानिए तो शुजाउद्दीन खां के समय में हुआ था, जो कौन था, तो मुर्शिद कुली खां का दामाद था, बेटा भी नहीं था। क्लियर? तो इस ढंग से बंगाल का अलगाव हुआ किससे? बोलिए ना, मुगल से। पूरी बात समझ में आई? अब उत्तराधिकारी दत्तक पुत्र भी होता है, तो ये तो खैर दामाद ही था। गोद लिया हुआ बेटा लेगा होगा ना तो वो भी उत्तराधिकारी हो जाएगा, वो जिसको बना दे उत्तराधिकारी अपना। बात इसमें आपका ऑब्जेक्शन क्या है? खाली बेटे को आप चाहते हैं? माने आपके अब्बा अपना प्रॉपर्टी दूसरा को नहीं दे सकते हैं? आपको पता नहीं है? एक निश्चित मात्रा में दे सकते हैं। हिंदू सक्सेशन लॉ पढ़ लीजिए जाकर करके, वो आपको बेदखल कर सकते हैं कि तुमको नहीं देंगे। अब क्या बात बोल रहे हैं आप? तो 2005 का जो एक्ट पास हो गया है तो लड़कियों को भी मतलब हिस्सा मिल गया है हिंदू एक्ट के मुताबिक। 5 के मुताबिक सब ना मालूम है आपको, थोड़ा होशियार रहिए आप। समझ गए? पुराना वाला बात जो रखे हुए अपने दिल में, तो अब बहुत सा कानून मोदी जी चेंज कर दिए। नहीं समझ में आ रही बात? ना मोदी जी के बेचारा काले ये सब पहले ही चेंज हो चुका है। 5 में मोदी जी थोड़ी थे, 14 से थे। तो ये सब मामला पहले ही कांग्रेसी के टाइम में सेट हो चुका है। थोड़ा अलर्ट रहिए। तो अब देखिए साहब, दूसरा जो हम लोग देखते हैं वो कौन है? तो अवध। अवध जब हम कहते हैं तो इसमें लखनऊ और आगरा प्रांत दोनों शामिल हैं। हालांकि बीच बीच में अलग होता रहा और उसकी आंतरिक स्थिति बहुत दूसरे तरह की रही। जब हम लोग एंग्लो अवध रिलेशन पढ़ेंगे तो उस समय इसका एलोब्रेशंस करेंगे कि कौन कौन क्षेत्र का कौन कौन शासक था। अभी आप अपने अच्छाई के लिए आप मान के चलिए कि पूरा जो अभी यूपी है उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो था क्या हुआ कि इसमें 1739 की घटना है और व्यक्ति का नाम था सादत खां। ये एक्चुअली में पहले ही से था यहां प्रभावी, बुरहानुल मुल्क पूरा इसका नाम था। तो 1739 में सादत खां बुरहानुल मुल्क जो पहले से वहां का सूबेदार बनाया गया था मुगलों के द्वारा, इसने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है? तो ये 3 बड़े बड़े स्टेट्स, आप अगर इसका एरिया देखिए तो बंगाल और अवध घोषित कर दिया कि हम स्वतंत्र हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा उत्तर भारत इनके हाथ से निकल गया। हैदराबाद ने जिसमें 6 सूबे थे, इसका मतलब पूरा दक्षिण भारत उससे निकल गया। तो मुहम्मद शाह के शासनकाल में ही अगर मुगलों के पास कुछ बचा तो सिर्फ दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्र, और तो कुछ नहीं बचा। और कि उनकी निर्धनता का स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े
क्षेत्रों का भू राजस्व अब दिल्ली जाना बंद हो गया, अब वो क्षेत्रीय आधार पर इस्तेमाल किया जाने लगा। और यही वो क्षण था कि क्षेत्रीय शक्तियों का बहुत उदय हुआ। जो क्षेत्रीय जमींदार जैसे टेकारी नरेश सब देखते हैं, इन सभी का उदय इन्हीं परिवेशों में ज्यादा हुआ, क्योंकि इन क्षेत्रीय सूबेदारों ने जो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, वो क्षेत्रीय जमींदारों के सहयोग के बल पर ही किया। उनके पास सेना जो थी, वो सिर्फ अपनी सेना से वो मुगलों का विरोध नहीं कर पाए, बल्कि क्षेत्रीय सामंत जो थे, क्षेत्रीय जागीरदार या जमींदार जो थे, जो पूर्व से चले आ रहे थे, उनके पास छोटी छोटी जो सेनाएं होती थी, उन सबों को मिला करके मुगलों का विरोध करना शुरू किया। और उन्हें साथ क्यों दिया? तो साथ इसलिए दिया कि उनकी सत्ता को वैधानिक मान्यता इनसे मिल रही थी। वो देख रहे थे कि मुगल अब बहुत दिन चलने वाले हैं नहीं, अब सत्ता जो है उनके सूबेदारों के हाथ में ही रहेगी, तो उन्हीं से हमें मान्यता लेना है। इसलिए ये सारे क्षेत्रीय दल जो है, क्षेत्रीय जमींदार जो है, वो सूबेदारों से मिल करके उसकी सत्ता को मजबूत कर दिया। तो ये दूसरा राजनीतिक घटना था। किसके शासनकाल में? बोलते जाइए, मोहम्मद शाह। तीसरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो उसको बोला जाता है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण यानी फॉरेन इन्वेजन। देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए आप कि हम लोग फॉरेन इन्वेजन बोलते हैं तो आपके दिमाग में ये बात उभर के आती है कि जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर से बाहर से कोई आक्रमण होगा तभी उसको विदेशी आक्रमण बोलेंगे। यही ना है? जो 32,87,263 वर्ग मील बोले, इसका क्या मीनिंग है? भारत का क्षेत्रफल। लेकिन अभी का भारत का ना इतना क्षेत्रफल है, दिल्ली सल्तनत का इतना क्षेत्रफल थोड़ी रह गया था। तो अगर मोहम्मद शाह के शासन के परिवेश में अगर विदेशी आक्रमण की बात हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि दिल्ली पर आक्रमण, वो आक्रमण भारत की कोई शक्ति भी कर सकता है, दिल्ली के परिवेश में उसको विदेशी आक्रमण बोलेंगे, और वो आक्रमण वर्तमान भारतीय भूभाग से बाहर की भी कोई शक्ति कर सकता है, वो भी विदेशी आक्रमण कहलाएगा। एग्जाम्पल करके आप पूछिएगा तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि उस समय यानी 1722 के बाद यदि दिल्ली पर दक्षिण का कोई शक्ति आक्रमण करता है तो वो भी विदेशी आक्रमण कहलाएगा, और अगर ईरान का कोई शक्ति आक्रमण करता है तो वो भी विदेशी आक्रमण कहलाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं। अब बात आप समझ में आ गई? हम ऐसा इसलिए बताते हुए चल रहे हैं कि अभी यही पढ़ाना है हमको। तो पहला जो आक्रमण होता है वो मराठा सरदार बालाजी बाजीराव का। पेशवा थे, ठीक बोल रहे हैं। और इन्होंने जो आक्रमण किया बालाजी बाजीराव ने, वो 1737 ईस्वी में। और आपको सुनकर ताजुब होगा कि मात्र 500 सैनिक थे इनके पास, और 500 सैनिकों का भी मुकाबला मोहम्मद शाह नहीं कर सका, और पराजित हुआ। बहुत दिनों तक ये रहे, और अंततः नर्मदा से चंबल, जो नर्मदा नदी भी बहती है, तो नर्मदा से चंबल का जो क्षेत्र है वो
एक संधि हुई दोनों के बीच में, जब हार गए मोहम्मद शाह तो सरौंज की संधि हुई। ये सब ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ देता है, इसलिए याद रखिएगा। जैसे वो सकूरखेड़ा का युद्ध हुआ था, तो यहां इसके साथ क्या होता है, सरौंज की संधि होता है। सरौंज की संधि के द्वारा नर्मदा से चंबल तक का क्षेत्र मराठों को मिल गया, क्योंकि मुगल हार गए थे। तो इस तरीके से जो थोड़ा बहुत क्षेत्र पश्चिमी भाग में बचा हुआ भी था, वो भी इस विदेशी आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत के मुगल साम्राज्य के हाथ से निकल गया। देखिए यही ना गलत बात है। अभी इसीलिए ना शुरू में हम समझा दिया था ये बात। अब कहाँ आप जब हम समझाते हैं तो क्यों आप क्लास में नहीं रहती? आपका जो ये सवाल है, ये सवाल नहीं उठे इसलिए पहले ही इसको हम समझा चुके। देखिए इनको समझ में आ गया, इसलिए नहीं किए। हमने कहा कि जिस समय का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस समय जो मुगल साम्राज्य था वो दिल्ली या उसके निकटवर्ती क्षेत्रों तक सिमट गया था। अभी अभी आपको बताया ना कि ये सब कौन, बंगाल, अवध, दक्कन सब निकल गया, तो ये मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं रहा। तो अब जितना बचा हुआ था मुगल साम्राज्य, उस पर अगर आक्रमण भारत भूमि से भी होगा तो भी वो उसके कंटेक्स्ट में विदेशी आक्रमण कहलाएगा, और अगर ईरान से भी होगा तो भी उसके कंटेक्स्ट में विदेशी आक्रमण कहलाएगा। तो ये आपको हम इसलिए बोला था, आपसे रिक्वेस्ट किए थे कि कंसंट्रेशंस बनाए रखिएगा, तब क्लास स्मूथली चलेगी। नहीं तो यही क्वेश्चंस आप लोग रिवाइज कीजिएगा। मेरा जो आदत है कि आप रिवाइज कर दीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, तो क्लास रुकता है इसी वजह से। तो क्लास स्मूथली चले, इसके लिए ये आवश्यक है, ये जरूरी है ये कि आपका कंसंट्रेशन क्लास में पूरा बना रहे। और ये आपके फेवर में भी है कि इसके वजह से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा घर पर जाकर लिख के दिखला दीजिएगा तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर रहेगा। तो उसके वजह से पढ़ाई के प्रति आकर्षण बना रहेगा। हमने मैट्रिक के समय में बहुत सारी लड़कियों को रोते हुए देखा है, पैर पकड़ते हुए देखा है हम अपना, और इतना स्मार्ट लड़कियां जिसका कोई हद नहीं, किसी को अपने पुट्ठा पे हाथ नहीं रखने देती थी। क्यों? तो सिर्फ इसलिए कि वो पढ़ी नहीं थी मैट्रिक में। सर किसी तरीके से इज्जत बचा लीजिए, मेरा मम्मी पापा क्या करेंगे। तो उसने वही गलती की थी कि उसका कंसंट्रेशन क्लास में नहीं रहता था। आप एसपी साहब और डीएम साहब बनने का सपना लेके आए हैं, कुछ नहीं तो डीएसपी साहब और डिप्टी कलेक्टर साहब तक तो से नीचे गिरिएगा नहीं। इतना ऊंचा ख्वाब लेकर के बैठे हैं और फिर मुंगेरी लाल बन के बैठे हैं। भामा साहब बनकर बैठिए, ताकि जो है वो जितनी बात बोली जाए वो आपके मस्तिष्क में जाए। हम कोई आपके साथ न बेईमानी करते हैं और न ही समझाने में किसी प्रकार का कोर कसर रखते हैं। गलती हमसे जहां पे होगी पहले स्वीकार करेंगे। तो टेक इंटरेस्ट ऑन योर बोर्ड। तो ये क्लियर हो गया आपका, यानी मराठा ने जो आक्रमण किया, एक विदेशी आक्रमण था, उससे मुगल साम्राज्य का इतना नुकसान हुआ। दूसरा जो आक्रमण होता है विदेशी आक्रमण, वो नादिर शाह का आक्रमण होता है। ये नाम सुने हैं? सिरौंज का संधि मोहम्मद शाह और बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ, और उस संधि के मुताबिक नर्मदा से चंबल तक का क्षेत्र दे दिया गया। ये बस इतनी बात लिखनी है आपको, ठीक है। अब मराठों को दिया गया, ये क्षेत्र मुगलों का था।
अब देखिए नादिर शाह कौन था, तो नादिर शाह को सिर्फ पढ़ाने लगे, बोर्ड पर लिखने लगे तो उसी में क्लास खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में कुछ जानना चाहिए। नादिर शाह का जन्म 1688 ईस्वी में तुर्कमान में हुआ था और वो ईरान का जो सफवी शासक था शाह तहमास, उसके दरबार में रहा करता था। तो ईरान पर अहमद नामक एक अफगानी ने आक्रमण किया और आक्रमण इतना बड़ा था कि ईरानी अंपायर जो इतना बड़ा था उसके आधा भाग पर अफगानियों का कब्जा हो गया और ऐसा लगने लगा कि अब ईरान का सफवी साम्राज्य हमेशा के लिए दुनिया से समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में नादिर कुली शाह, इसका वास्तविक नाम था नादिर कुली खां, बाद में चल के ये नादिर शाह के नाम से जाना गया। तो उसने ईरानी साम्राज्य की रक्षा की अफगानियों से, और जब 1736 ईस्वी में अंतिम रूप से आसफ जाह की मृत्यु हुई वहां के सफवी शासक की, तो नादिर शाह पूरे ईरान का सुल्तान बन गया। और जिस ढंग से नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के अधीन पूरे यूरोप को ले आया था, उसी तरीके से नादिर शाह ने पूरे ईरान के अधीन अपने निकटवर्ती क्षेत्रों को सम्मिलित कर लिया। इसीलिए नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको आएगा। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अब जो कंधार का इलाका था वो हमेशा डिस्प्यूटेड रहा है भारत और ईरान के बीच में। आपको सुनकर ताजुब होगा कि औरंगजेब के समय में भी कंधार भारत का भाग नहीं रहा। तो उस समय भी कंधार पर अफगानियों ने कब्जा कर लिया था। आज भी कंधार अफगानिस्तान के अधीन है, लेकिन उस समय ईरान, अफगानिस्तान, भारत, ये तीनों के बीच विवाद का कारण रहता था, क्योंकि एक सेंटर पॉइंट पर था कंधार। वहां से बहुत जगहों पे जाया जा सकता था, बहुत जगह से रास्ते निकलते थे उसके, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से कंधार काफी महत्वपूर्ण था। तो इसने कहा कि पहले से ही कंधार ईरान साम्राज्य के अधीन रहा है, इसलिए नादिर शाह ने कंधार पर आक्रमण किया। आक्रमण किया तो कंधार का जो अफगानी सूबेदार था उसका भी नाम नादिर ही था, लेकिन उसका नाम नादिर खां था। वो भाग करके काबुल चला आया और काबुल उस समय मुगल साम्राज्य के अधीन था, जिस समय की बात हो रही है। आपको पता ही, मान सिंह वहां का सूबेदार रहा है काबुल का अकबर के पीरियड में। तो नादिर शाह ने मुगलों की इज्जत की, आक्रमण नहीं किया काबुल पर कि मुगल प्रांत है, हमको मुगलों से कोई मतलब नहीं है। तो उसने नादिर खां के सरेंडर कराने के लिए अपना एक दूत भेजा मोहम्मद शाह के शासनकाल दरबार में, लेकिन दूत दिल्ली पहुंचता इससे पहले ही जलालाबाद में मुगलों के सेना ने जो है नादिर शाह के व्यक्ति की हत्या कर दी। अब जब हत्या कर दी तो ये तो इसके सोवरेनिटी को ललकारा, और ऐसी परिस्थिति में नादिर शाह ने जो है भारत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। तो 16 है जनवरी, नहीं 13 ही है, 1739 ईस्वी को नादिर शाह दिल्ली की तरफ बढ़ा तो मोहम्मद शाह भी एक विशाल सेना लेकर के इसका मुकाबला करनाल के युद्ध में करता है। करनाल हरियाणा में है और करनाल का युद्ध होता है और यह युद्ध मात्र 3 घंटा चलता है। कितना?
3 घंटा। और इस युद्ध में मोहम्मद शाह की पराजय होती है। उसका जो मीरबख्शी था मोहम्मद शाह का, खाने दौरा, वो भी इस युद्ध में मारा जाता है। निजामुल मुल्क दोनों के बीच मुआहदा करवाता है और उसके बाद जान बचती है मोहम्मद शाह की। तो तय ये होता है कि 50 लाख रुपया जो है नादिर शाह को हर्जाने के रूप में दिया जाएगा। इसमें से अभी फौरन आप 20 लाख ले लीजिए दिल्ली में ही, और 10-10 लाख का 3 इंस्टॉलमेंट लाहौर, अटक और काबुल में आपको दे दिया जाएगा। 10 आप यहां से जाइए, 10 लाख आप जैसे ही लाहौर पहुंचिएगा वहां हम दिलवा देंगे किसी से। अटक पहुंचिएगा, ये सब रास्ते का शहर था, अटक पहुंचेगा तो वहां 10 लाख दिलवा देंगे। और लास्ट में काबुल जो हमारी अंतिम सीमा है वहां पहुंचिएगा तो 10 लाख मिल जाएगा। ये निजामुल मुल्क ने ये जो समझौता करवा दिया नादिर शाह से, नादिर शाह बड़ा खुश हुआ कि हम बचे बड़ा मुसीबत से, क्योंकि अभी भी मुगलों के पास कुछ धन दौलत था पीछे वाला, ये तो बच गया। नादिर शाह लुटेरा था, उसको पता चलता तो छोड़ता। और इस खुशी में उसने निजामुल मुल्क को, जो एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना कर चुका था, उसको मीरबख्शी बना दिया। और सादत खां उस मीरबख्शी के पद पर आंखें गड़ाए हुए था। पॉलिटिक्स समझिए, यहां पर बहुत ट्विस्ट है, इसको नहीं समझिएगा तो पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। निजामुल मुल्क चिनखिल्ज का भी इस समय अपनी आजादी घोषणा करके एक स्वतंत्र रियासत बना चुका है मुगलों की भूमि पर। सादत खां भी मुगलों की भूमि पर अवध रियासत बना चुका है। लेकिन मुगल सम्राट की मजबूरी था कि नादिर शाह के आक्रमण के लिए दोनों का सहयोग लेना पड़ा। और जब निजामुल मुल्क चिनखिल्ज खां ने समझौता करा दिया नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में कि इसको 50 लाख देकर के वापस करो, तो बड़ा खुश हुआ मोहम्मद शाह किससे? निजामुल मुल्क चिनखिल्ज खां से। और उसको जो खाने दौरा के मृत्यु के कारण, करनाल के युद्ध में खाने दौरा जो मीरबख्शी था यानी सेनापति था, उसकी मृत्यु हो गई थी, नादिर शाह ने मार दिया था उसको, तो मीरबख्शी का पद रिक्त था। तो ऐसी परिस्थिति में निजामुल मुल्क को बोला कि तुम ही मीरबख्शी बन जाओ, जबकि उस पद पर निगाहें किसकी थी? सादत खां, जो अवध का नवाब था। समझ में इतनी बात आई कि फिर से दोहराए? एनी स्टूडेंट्स? नादिर शाह आया था, लड़ा था, उसको खर्चा हुआ था, मोहम्मद शाह दिया। हाँ, अभी कहां जा रहा है, ये तो मामला और बाकी है, इतना समझ गया ना? अभी आएगा, अभी आएगा, सुनिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इतना में देखिए कूटनीतिकता क्या होती है, डिप्लोमेसी क्या होती है। सादत खां जाकर के करनाली में, दिल्ली नहीं आया है अभी, ये बात ख्याल रहे, दिल्ली नहीं आया है, करनाल से ही वापस होने की बात थी। सादत खां करनाल में आके उसके खेमे में घुस जाता है। किसके खेमे में? नादिर शाह। अब बोलता है हुजूर 50 लाख क्या, अगर आप दिल्ली जाए तो 20 करोड़ रखे हुए मोहम्मद शाह, ये तो लुटेरा था। बोला ऐसा बात है? तो 20 मार्च को ये करनाल से चलता है और 22 मार्च को ये दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली में पहले जो है कत्लेआम की इजाजत नहीं देता है, कहता है कि जो माल है वो दो। मोहम्मद साहब बहुत प्यार मोहब्बत से समझता है कि ठीक है दे रहे हैं। इसी बीच अफवाह उड़ गई कि नादिर शाह मर गया, किसी ने अफवाह उड़ा दी दिल्ली में। अब जो वहां के दिल्ली वाल थे, नादिर शाह की सेना सोई हुई थी, रात में सोए हुए नादिर शाह की सेना पर आक्रमण कर दिया।
तो सोए हुए सेना पर आक्रमण कर दीजिएगा तो बचेगा। तो 7,000 नादिर शाह की सैनिक मारी गई और नादिर शाह था जिंदा। उसको जब पता चला सुबह में कत्लेआम का ऑर्डर कर दिया कि दिल्ली वालों को मारो। तो एक दिन में दिल्ली में 30,000 व्यक्ति मारे गए थे। कहा जाता है कि दिल्ली की सड़कें जो है खून सिर्फ बहती थी उसमें। फिर मोहम्मद शाह ने अपना पगड़ी रखा तो उसका कत्लेआम, माने तलवार उठा दिया, जब तक उठा हुआ तब तक लोग मर रहे हैं, जब तलवार गिरा तो लोगों का मरना बंद हुआ। ये था उस समय की स्थिति। अब इतना बात समझ में आ गई। अब तो ये लुटेरा था, ये पूरी तरीके से इसको ये था, पकड़ा उसको शहादत खां को। शहादत खां कौन? अवध का नवाब। कि लाओ पैसा, अगर ना लाओगे पैसा 20, तुम बोला था ना 20 करोड़, कहाँ है 20 करोड़? उसने जहर खा के हत्या कर ली, अपनी आत्महत्या कर ली। कि था ही नहीं ना उसके पास था ना मोहम्मद शाह के पास था 20 करोड़। तब जो है उसके बेटे को पकड़ा नादिर शाह ने, सफदर जंग नाम था उसका। शहादत खां के बेटे का नाम, ये सब लिख नहीं रहे हैं बोर्ड पर, लिखे ना, लिख देते हैं। देखिए ये सब ना लिखिए तो ज्यादा बेटर है। आप नहीं लिख रहे कि फिर कल नोट्स में ये कीजिएगा, नोट्स बहुत बड़ा ना हो जाएगा। आपको सिर्फ यही लिखना है। हाँ तो और क्या चीज, हम आपके इंटरेस्ट जगाने के लिए कि नादिर शाह हमेशा करनाल का युद्ध याद रहे, इसलिए बात इतना प्यार से समझा रहे हैं। हमको लगता है कि हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो ये मामला हुआ। अब 57 दिन नादिर शाह दिल्ली में रहा। काहे के लिए रहा? एक एक घर की तलाशी लिया, सिर्फ राज दरबार की नहीं। और जानते हैं कितना कलेक्शन उसके पास आया? ये नोट कर सकते हैं, 30 करोड़ रुपया हार्ड कैश उस समय। सोचिए कि दिल्ली में जितने लोग रहते थे, बादशाह के पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन लोगों से कलेक्शन हुआ तो 30 करोड़ निकल गया सिर्फ दिल्ली से। इसके अलावा हीरे जवाहरात अशरफी ये तो छोड़ दीजिए, ये अनकाउंटेबल था। कहा जाता है कि ऊंट के पीठ पर, 20 ऊंट के पीठ पर हीरे जवाहरात अशरफी रखा गया था जब वो वापस जा रहा था। इसके अलावा 100 हाथी, 7,000 ऊंट, लिखिए सब, 100 हाथी, 7,000 ऊंट, 10,000 घोड़े, 100 बढ़ई, बढ़ी जो काम करता है, बढ़ी, 150 संतराश, पत्थर तराशने वाला, बढ़ी कारपेंटर, बढ़ी बने कारपेंटर, 100, 150 संतराश यानी पत्थर तराशने वाला है, हाँ, और 3,000 हिजड़े, 150 संतराश पत्थर तराशने वाला, 3,000 हिजड़े, और 250 वो उसको क्या बोलते हैं, लोहार भी था, अरे अकाउंटेंट जो लिखा पढ़ी का काम करता था, लेखपाल, हाँ, अकाउंटेंट का हिंदी होगा लेखपाल। अब देखो याद करके बोल रहे हैं, किसी से उतार लेना नहीं, उसको बता देना, अभी आगे पढ़ा, ठीक है। और अंत में लिखिए कि शाहजहां का मयूर सिंहासन, जिसकी कीमत 1 करोड़ थी, 1 करोड़ उस समय थी। मयूर सिंहासन जो था जिस पर वो बैठता था, आज भी दिल्ली के दीवाने खास में जाइएगा आप तो जो उसका तख्त है वो इतना विशाल है
तो पूरा नीचे से लेके ऊपर तक सोने का सब कुछ बना हुआ था। तो वो पूरा मयूर सिंहासन ही उठा करके ले गया। मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन उसको बोला जाता है। मयूर का मतलब मोर, तो मोर के तरह बना हुआ था सिंहासन, इसीलिए उसको बोला जाता है पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन, जिसकी उस समय की कीमत 1 करोड़ रुपया थी। ठीक है, तो यानी कहा जाए कि अब तक के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी लूट थी। तो इसको लूट ही ना कहिएगा, और कुछ बोलिएगा, अजीब हालत है। तो वो भी लुटेरा था। तो इसमें आपको माने बोलने में दिक्कत क्या हो रही है? आपको आंसर स्क्रिप्ट में ये बात लिखनी, आप मुसलमान से पढ़ रहे हैं इसलिए डर रहे हैं कि सर के सामने नहीं बोलेंगे, तो ऐसा मत सोचिएगा आप। जो हिस्ट्री में ओरिजिनलिटी होगी उन्हीं शब्दों का प्रयोग होगा और वही चीज बताई जाएगी, न एक सूत इधर न एक सूत उधर। ईरान गया, हाँ, अपने वहां गया, और वहां इसी के वजह से ये जो हुआ का 1747 ईस्वी में उसी के एक सामंत ने उसकी हत्या कर दी। 1747 में उसी के एक आदमी ने उसकी हत्या कर दी, नादिर शाह। तो इस तरीके से 1688 से 1747 तक उसका जीवन काल है और उसमें अपने ये सब कृत्य किए। तो एक पूरा एक डिश के रूप में हमने आपको नादिर शाह को अलग से समझा दिया। इसमें सब शामिल नहीं कीजिएगा, इसमें सिर्फ इतना ही कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ, करनाल का युद्ध हुआ, और वो सब जो पैसवा लिखवाए हैं वो लूट के ले गया, बस, और कुछ नहीं आपको लिखना है। हाँ, तो कोहिनूर हीरा वो जो उसका ताज था जो बादशाह पहनता था उसी में ना जड़ा हुआ था। तो मयूर सिंहासन पर ही रखे, जब बादशाह आता था तो उसको धारण करता था, फिर वहीं पर रख देता था, तो उसको भी ले गया। कोहिनूर हीरा की भी कहानी है, किसी दिन मौका मिलेगा तो उसका पूरा लिखवा देंगे कि किस किस के बाद कैसे कैसे जो है अंत में अभी जो है लंदन माने ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में अभी है वो कैसे पहुंचा वो। तो ये 2 आक्रमण हुए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। अब इसके बाद जो है वो 1748 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, बस इतना ही बात है। अब देखिए इसके बाद के जो शासक हैं उसको हम यूं ही एलोबरेट कर दे रहे हैं, कोई बहुत बड़ा उसमें उपलब्धि नहीं है। जो डिटेल्स पढ़ना है वो इसी में। जैसे इसके बाद का शासक अगला कौन है, तो अहमद शाह। अहमद शाह के बारे में आपको जो लिखना है वो ये कि ये प्रथम ऐसा शासक था जो अशिक्षित था और ये अवैध संतान था मोहम्मद शाह का, है? मतलब बोनाफाइड बेटा नहीं था ये। इतने सारे पैदा हो गए थे, किससे कौन हो गया पता नहीं चला। तो ये सब बात भी जानिए, पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। देखिए अकबर पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, यह आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अकबर इसमें क्या डिफरेंस था सुन लीजिए कि अकबर को लिखना नहीं आता था, ये बात सच है, लेकिन उस समय पढ़ाई की जितनी पुस्तकें थी, पढ़ने का मतलब ज्ञानी होना, तो दूसरों से पढ़ करके सुनता था और सब याद रखता था। तो इस ढंग से वो शिक्षित था और ये दोनों कुछ नहीं था, पहली बात। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं, चलिए विवाद पैदा नहीं हो, लेटर मुगल पीरियड में ये अशिक्षित था। ये दोनों बात मैंने बता दी। सबसे बुरा काम इसके पीरियड में ये हुआ कि जो इसकी मां थी, यानी जिसका ये औलाद था, जो बोनाफाइड बीवी नहीं थी मोहम्मद शाह की,
उससे ये पैदा हुआ था। वो मोहम्मद शाह के समय से ही शासन पर उसका प्रभाव था। तो अहमद शाह के समय में असल शासक जो थी इसकी मां हो गई, और वो भी जावेद खान नामक हिजड़े के साथ रहती थी। तो शासन जो है वो अहमद शाह के हाथ में नहीं रह करके इसकी मां और जावेद खान हिजड़े के हाथ में थी। और वो इतना अंधाधुंध, जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ था वो सब हड़प ली। लास्ट ये हो गया कि सैनिकों को वेतन नहीं मिला, तो लाल किले में जो बर्तन मुगलों के थे वो बेच करके इसी समय से वेतन दिया जाने लगा, और कंटिन्यूअस विद्रोह होने लगा सैनिकों का। जो उसके अपने बॉडीगार्ड थे उसकी बात हम बोल रहे हैं। जब इसकी मृत्यु हुई तो फिर आलमगीर द्वितीय को शासक बनाया गया। आलमगीर द्वितीय के समय में ही प्लासी का युद्ध हुआ, ये इंपॉर्टेंट घटना है। इमाद इसका वजीर था, किसका? आलमगीर द्वितीय का। और इमाद ने इसको मारना शुरू किया लाल किले के छत पर ले जाकर के, और कपड़ा फाड़ कर करके इसको फेंक दिया कहां? यमुना नदी में, और मर गया वो आलमगीर द्वितीय को। बात समझ में आई? अब यहां पर कल जो गलत पढ़ा दिए थे उसको थोड़ा सुधार कर लीजिए कि 59 में शाह आलम द्वितीय जो बना, तो उस समय शाह आलम द्वितीय पटना में था। उसने पटना में अपने आप को सम्राट घोषित किया। शाह आलम द्वितीय ने, आप लिखते जाइए सब, उसे से बता रहे हैं। शाह आलम द्वितीय जो है पटना में अपने आप को घोषित किया। तो उस समय दिल्ली में रूहेला सरदार ने कब्जा कर लिया था, बंगश पठान ने। उसके डर से ये अपने आप को सम्राट पटना में तो घोषित कर लिया शाह आलम द्वितीय ने 1759 में, लेकिन 1772 तक ये दिल्ली गया ही नहीं, डर से। जब 1772 में ये दिल्ली गया तो मराठों के सहयोग से गया, और जब मराठों के सहयोग से 72 में दिल्ली गया तो 78 में अब्दुल कादिर खान जो इसका वजीर था उसने इसे अंधा कर दिया, और उस समय से ये अंधा रहा। तो कल जो गलत पढ़ा दिए थे कि 2 पटना में राज्याभिषेक जो हुआ है, एक फर्रुख सियर तो सही है, दूसरा आलमगीर के जगह पर आप अपने दिमाग में रख लीजिए, यह नोट चेंज कर लीजिए, शाह आलम द्वितीय। क्लियर? इसी के समय में अंग्रेज महादजी सिंधिया ने आक्रमण किया दिल्ली पर, तो अंग्रेजों ने बचाया शाह आलम द्वितीय को। तो 1803 में जो बचा खुचा भाग था दिल्ली से, उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब मुगल सम्राट सिर्फ लाल किला भी जो देखते हैं उसके अंदर का शासक रह गया, और जो सामान बेच बेच करके जो होता है उससे इन लोगों का खाना बनने लगा। अकबर द्वितीय जब शासक बना तो इसने कह दिया अंग्रेजों ने कि ठीक है, तरस खाते हैं तुम लोग पर भाई, 26 लाख का पेंशन हम दे देंगे। तो 26 लाख का पेंशन खलील बोल दिया, देवे नहीं करे। तो वही अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को, जो उस समय के बहुत बड़े शिक्षित आदमी थे, वो जाने वाले थे, तो उनको बुलाया महल में, कहा कि आप जा रहे हैं तो साहब मेरे लिए जो है वो सिफारिश कर दीजिएगा कि मेरा पेंशन वहां से भेज दे। ये भी क्वेश्चन आता है। लेकिन राजा राम मोहन राय का दुर्भाग्य कहिए कि वो भारत वापस लौट नहीं पाए, और ब्रिस्टल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका अंतिम संस्कार वही है, राजा मोहन राय का समाधि वही है, इंडिया में नहीं। ये भी क्वेश्चन आता है। और 37 में जब मृत्यु हो गई तो अंत में जो है बहादुर शाह जफर बना, और इसकी तो बदकिस्मती इतनी थी खाली शेर ही लिखता था, तो जफर नाम से। अंत में विद्रोहियों ने पिस्तौल भिड़ा करके, बंदूक भिड़ा के कहा कि चलो विद्रोह का नेता बनो। नेता बना, बीवी इसके खिलाफ थी, महक निशा, तो उसने जो है अंग्रेजों को अपने चक्कर में इसका पता बता दिया बहादुर शाह का। तो हुमायूं के मकबरे के नीचे बहादुर शाह छुपे हुए थे। मिर्जा मुगल
ख्वाजा सुल्तान अबू बकर को लेकर के उसमें एक बेटा था, दो पोता था। अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया वहीं और बहादुर शाह के सामने ही उसके तीनों बेटों को और पोतों को गोली मार दी और इसको लेकर के चला गया रंगून, जहां 1862-61 में इसकी मृत्यु हुई। तो ये पूरा मैंने लेटर मुगल पीरियड आज ख़त्म कर दिया। समय समाप्त हो गया है, तो अब जो बोल रहे थे वो अगले क्लास में। हम समझते हैं कि 3 क्लास में लेटर मुगल पीरियड मैंने अच्छे ढंग से आपको समझाया। अगले क्लास में हम लोग आधुनिक भारत के अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।